अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको पीएमसी का जो सिलेबस है वो समझाएं और उसके बाद पीएमसी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से बुक्स से लिए हुए हैं, तो आपको कौन कौन से बुक्स स्टडी करने चाहिए इनके बारे में होगा। और एक सजेशन भी होगी जो आपसे भी है और जितने भी ये बुक राइटर्स हैं, जैसे हमारे सिंटेक्स्ट है, केपीके है, फेडरल है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उन आथर्स के लिए और उन गवर्नमेंट्स के लिए भी एक मैसेज होगी, तो उनको मैसेज को भी लास्ट में आप ज़रूर सुनिए। तो हम बात करेंगे आज पीएमसी सिलेबस केमिस्ट्री का, क्योंकि मैं आपके केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो इसलिए आपको केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों के बायोलॉजी के सिलेबस में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो और भी चैनल्स हैं, जैसे कि हमारा डॉक्टर साहब है, आप उसको बोलें, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। और फिज़िक्स के भी और टीचर्स होंगे जिसको आप उनसे किसी से भी सजेशन ले सकते हैं, आप उसको भी मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं पीएमसी के सिलेबस में ये डिफ़िकल्ट्स हो रहे हैं, तो आपको वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। अब बात करते हैं कि पीएमसी सिलेबस जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा वो हमारे पीएमसी सिलेबस इंटर के हिसाब से होगा। इंटर में हमारा जो सिलेबस है, पीएमसी ने एक बहुत काम किए कि जो भी टॉपिक्स सेम होंगे, जितने भी टेक्स्ट बुक हैं, तो वो इन लोगों ने लेकर एक जगह पे क्या किया है, पेस्ट करके आप लोगों को दे दिया, नथिंग एल्स। किस मेथड में? अब जैसे हम इंदारण की बात करेंगे, उसके बाद आगे की, आज मैं इंटर का आप लोगों को बता रहा हूँ। आपके पास जो पीएमसी सिलेबस का बुक है, सिलेबस का प्रिंट फॉर्म में है या पीडीएफ फॉर्म में है, वो अपने पास रखें तो आपको फर्दर बेस्ट फील होगा। अगर नहीं तो आपके स्क्रीन पे पीएमसी का सिलेबस जो भी टॉपिक्स होंगे, जो मैं बताते जाऊंगा, वो आपके साथ शेयर होकर रहेंगे, आप वहाँ पे उसको देख लेना, ठीक है? क्योंकि मेरे पास बुक है तो मैं बुक से देखकर आपको समझाते जाऊंगा। अभी जो है बात आ रही है कि इंटर में पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो मीन्स इसमें एस ब्लॉक के कौन कौन से हैं, पी ब्लॉक्स के इन लोगों ने पहले जो किया है कि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स को दोनों को मर्ज करके उनके प्रॉपर्टीज़ जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको बता रहा हूँ, और डी ब्लॉक्स उन लोगों ने सेपरेट किया हुआ है, जैसे हमारे टेक्स्ट में भी एस एंड पी ब्लॉक्स कलेक्ट हैं एंड डी ब्लॉक्स सेपरेट है। तो वह पहली बात जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स मीन्स अल्कली मेटल्स, और एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड एंड रिएक्टिविटी, ग्रुप 2। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप 1 की बात की, ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स के क्या क्या, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड एंड रिएक्टिविटी। मीन्स अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो जिसमें मैं आपको सिंपल एक टर्म से बताते चलता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है, अल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो इनकी रिएक्टिविटी किस मेथड्स में इंक्रीज़ होती है? तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सीजियम रिएक्टिव है, तो सीजियम रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और इस मेथड से आपको समझ में होना चाहिए। जैसे लिथियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सो ऑन, ठीक है? अब ग्रुप्स 2 के एलिमेंट्स की इसने जो लिखा है, ट्रेंड्स एंड रिएक्टिविटी जो ट्रेंड है, जैसे मैंने अभी अल्कली मेटल्स, ये सेम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी होगा, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके भी। और ग्रुप ट्रेंड्स में ग्रुप ट्रेंड कौन कौन से होते हैं? अब आपको पता है एटॉमिक रेडिया होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, आयोनिक रेडिया होता है, कैटानिक रेडिया, जिसमें आयोनिक रेडिया में कैटानिक, एनानिक रेडिया, कोवेलेंट रेडिया, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की जो ट्रेंड होती है वो आपको याद होनी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस मेथड्स में इंक्रीज़ होती है। अब उसके बाद हमारे यहाँ जो इसमें ये तो पहले आप इसने टॉपिक्स बताएं कि टॉपिक ये होंगे। अब उसकी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो कौन कौन से, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको समझने चाहिए। तो पहले इसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपके पास पीरियोडिक टेबल्स आ गई है। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल्स अच्छे तरीके से याद नहीं होगा तो आप फर्दर इसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे लिखा है डिमार्केशन ऑफ दी
पीरियोडिक टेबल्स इन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनमें आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनके एस ब्लॉक में क्यों रखा गया है, पी ब्लॉक्स में क्यों रखा गया है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में क्यों रखा गया है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक की क्या हो सकती है, पी की क्या हो सकती है, डी की और एफ की क्या हो सकती है। जिस तरीके से एस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, NS1 अल्कली मेटल्स, अर्थ मेटल्स के NS2 होती है, ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे यहाँ क्या होते हैं, NP1 से लेकर NP6 तक होते हैं, ठीक है। और फर्दर अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक्स में क्या होता है, N-1 D1 से लेकर 10 तक होते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, N-2 हो जाता है, N-1 D होता है 1 to 2 और N-2 F के लिए 1 to 14 तक होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक्स की पढ़ी हो तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। डी ब्लॉक्स में क्या होता है कि एक वेकेंट ऑर्बिटल्स, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और एक कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा रद्दोबदल हो जाती है। तो उसके बाद डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज विद इन ग्रुप एंड विद इन पीरियड एंड पीरियोडिक टेबल्स। अब यहाँ पे बात आ रही है कि पीरियड्स में और ग्रुप्स में ये जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में किस मेथड्स में इंक्रीज होती है और किस मेथड में डिक्रीज होती है, मीन्स ट्रेंड्स की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइब दी रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप्स की जो रिएक्शंस हैं, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई प्रिपरेशन की बात नहीं करनी कि जो हमारे यहाँ बुक्स में सिंटेक्स में आपने देखा है कि सोडियम्स की प्रिपरेशन होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स की प्रिपरेशन होती है, सोडियम कार्बोनेट्स की प्रिपरेशन होती है। इनमें कोई भी आपको प्रिपरेशन पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ओनली यू हैव टू स्टडी अबाउट द रिएक्शंस। कौन कौन से रिएक्शंस, फर्स्ट ग्रुप्स के रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओनली जो मेन रिएक्शंस हैं किसके साथ, रिएक्शंस विथ वाटर के साथ, रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन के साथ और रिएक्शंस विथ नाइट्रोजन के साथ आपको फर्स्ट ग्रुप्स के भी, सेकंड ग्रुप्स के भी और थर्ड ग्रुप्स के आपको सिर्फ यही पढ़ने हैं और नथिंग एल्स। तो मीन्स यहाँ हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इसने कितना इसको शॉर्ट करके कंसाइज करके लिखा है कि आप खुद भी देखें कि इसमें कोई डिटेल की बात नहीं की, प्रिपरेशंस की बात नहीं की। ओनली आपके पास जो अल्कली मेटल्स, अल्काइन अर्थ मेटल्स एंड बोरॉन फैमिली के हैं उसमें कौन कौन से रिएक्शंस हैं, ओनली अल्कली मेटल्स, अल्काइन अर्थ मेटल्स एंड बोरॉन फैमिली के आपके पास रिएक्टिविटी विथ वाटर, रिएक्शंस विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। ये 3 रिएक्शंस हैं। ये बिल्कुल ईजी हैं, आप जाके बुक में किसी भी बुक्स में देख लें तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आपके पास फेडरल बुक भी होगा, सिंध भी है, केपी के भी और भी बुक्स हैं, मगर मैं आपको फेडरल्स में ये सारे कलेक्टिव लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दूसरी बात हम सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स में एस ब्लॉक्स के सेपरेट लिखे होते हैं और पी ब्लॉक्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो सेपरेट से लिखे होते हैं। एस ब्लॉक के आपको अल्कली मेटल, अल्काइन अर्थ मेटल्स के रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ पहले मिल जाएंगे और पी ब्लॉक्स में आपको एल्यूमिनियम्स के और बोरॉन्स के ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कम्प्लीटली इन डिटेल। तो आपको आई थिंक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के लिए। उसके बाद हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, मीन्स हमारे यहाँ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कौन कौन से हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेटा 2 होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें डी ब्लॉक्स की और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आपके पास ओनली जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ओनली जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, नथिंग एल्स। तो मीन सर डी ब्लॉक्स में, एफ ब्लॉक्स में ओनली जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जी हाँ बेटा इसमें ओनली जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आपको एक बात मैं वाजे करता चलूँ कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ये नहीं है कि आपको सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक बुक में शार्ट लिखे हुआ यही जनरल कैरेक्टरिस्टिक, नहीं बेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में आपके पास जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो लाजमी आपको समझना चाहिए कि डी ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा आप लोगों ने कि कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे हाफ फील्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स है और अगर एस ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है और उसमें हमारे जो एफ ऑर्बिटल्स है उसमें एक वैलेंस वेकेंट हो जाता है या किस तरीके से उसमें उसको फिल करते हैं, एक को हाफ फील्ड करते हैं। हाफ फील्ड स्टेबल होती है, ठीक है, उस वजह से इसके हिसाब से होती है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड आइंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको समझना चाहिए, नथिंग एल्स। इसमें आइंस और उसके बाद किसके ओनली डी ब्लॉक्स के, एफ ब्लॉक्स यहाँ पर भी नहीं है। ये हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो। अब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप बिल्कुल मेरे से विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे मैं समझाऊंगा वो आपको होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पास डिटेल में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने बहुत शॉर्ट करके दिया हुआ है। अब एक बात कि इस लोगों ने क्यों शॉर्ट किया है, क्योंकि हमारे सिंटेक्स्ट में तो इसके प्रिपरेशंस भी हैं और सारों की प्रिपरेशन, मैं बोलूँ किस किस की प्रिपरेशन नहीं है सिंटेक्स्ट में। आप देखें सिंटेक्स्ट में हमारे यहाँ मेटलर्जी है, एक्सट्रैक्शन है, लीड है और पिगमेंट्स की प्रिपरेशन है, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड्स की प्रिपरेशन है, सोडियम कार्बोनेट्स की प्रिपरेशन है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स की प्रिपरेशन है, वाशिंग सोडा की प्रिपरेशन है, सोडियम मेटल्स की प्रिपरेशन है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन है और एल्यूमिनस की प्रिपरेशन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाल्स मेथड्स, बेस मेथड, सरपेक्स मेथड, ये मेथड्स हैं, इसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है। अब बात आती है क्यों नहीं है, उस वजह से नहीं है क्योंकि ये आपके किसी भी और टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेगा, जैसे फेडरल टेक्स्ट में ये आपको नहीं मिलेगा सवाए सेंस टेक्स्ट में। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया है, जो सेंस टेक्स्ट में, फेडरल में और भी टेक्स्ट हैं जो सेम है, तो उन लोगों ने ये मर्ज करके एक साथ करके उनको आप लोगों के पास सबमिट कराया कि ये आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये ऑल ओवर 1 NM डिकेट होती है। तो आपको सारों के पास जो बुक होगी वो ओनली एक बुक आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। अब जो मैसेज देना था यहाँ पे बात आ गई, तो मैं आपको ये मैसेज भी समझाता चलूँ। आप यही कर लें कि कंप्लीट वीडियो शेयर करें तो ठीक है, वरना आपके पास डाउनलोड होगा, डाउनलोड करके ये जो मेरा वीडियो है ये सेंड आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, कहीं पर भी आप शेयर कर लें, क्योंकि यहाँ ये वीडियो को इतना शेयर कर लें जो उनके पास ये मैसेज चला जाए कि ये जो हमारे यहाँ सिंटेक्स्ट है, KP के है, फेडरल है, बलूचिस्तान है, सारे हैं, तो इतने टेक्स्ट आप किस मेथड्स में करते हैं कि चूँकि आपको टेस्ट तो एक लेनी है, टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो आप ऐसे कर लें कि जो हमारे पास टेक्स्ट बुक हैं उनको आप सारे टीचर्स जो हैं, ऑथर्स हैं, जो टेक्स्ट बुक के चेयरमैन हैं, तो उनको एक चेयरमैन बनाएं, इतने चेयरमैन बनाने के एक चेयरमैन बनाएं। उसके बाद आप क्या कर लें कि जो भी टेक्स्ट एक टेक्स्ट बनाएं, चूँकि आपकी टेस्ट तो एक टेक्स्ट से लेनी है, सारे टेक्स्ट तो नहीं है, तो आप क्या कर लें, एक टेक्स्ट बनाएं, 1 टेक्स्ट फॉर दी पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक टेक्स्ट होनी चाहिए, ज़्यादा टेक्स्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक टेक्स्ट होगी तो टीचर्स भी एक ही पढ़ाएंगे, PMCB का टेस्ट भी एक ही लेगा, सारों का पैटर्न, सारे स्टूडेंट्स की इक्वलिटी आ जाएगी, फिर हो जाती है अच्छे तरीके से कॉम्पिटिशन्स। अब यहाँ पे बात करें सिंध टेक्स्ट की, तो सिंध में आप लोगों ने देखा पहले बार जो PMC के स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स भी मुश्किल से ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्स्ट में, KP की टेक्स्ट में, फेडरल की टेक्स्ट में बहुत डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ इतने बर्डन्स दिया जाता है, वहाँ पे वो बर्डन्स नहीं है, वहाँ पे वो बर्डन है, यहाँ पे नहीं है। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ डिटेल में इतनी नहीं है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक बहुत डिटेल में है, वहाँ पर इनऑर्गेनिक इतनी डिटेल में नहीं है। तो आप क्या कर लें, एक केमिस्ट्री एक जगह पे सारे टीचर्स बैठ के केमिस्ट्री को अपने सगे बनाएं, तो एक सिलेबस बनाएं पूरे टेक्स्ट के लिए, पूरे जितने भी बोर्ड हैं सारे बोर्ड के लिए एक ही टेक्स्ट होनी चाहिए, एक ही सारे प्रोविंस के लिए एक ही टेक्स्ट होनी चाहिए। तो फिर उनके लिए स्टूडेंट्स के भी लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, वो एक ही टेक्स्ट पढ़ेंगे, उनको कोई बर्डन्स नहीं होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे यहाँ फर्स्ट जो टॉपिक्स है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, आपके पास ओनली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आइसोमेरिज्म है। अब सर ये बात तो आप तो सही है, पहले तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे टेक्स्ट में जितने भी टेक्स्ट हैं उसमें तो सेम है। अब आइसोमेरिज्म बात है, आइसोमेरिज्म हमारे जो सिंटेक्स्ट है, क्योंकि मैं सिंटेक्स से पढ़ा हूँ तो मैं सिंटेक्स रिलेटेड भी करूँगा, मैं सिंटेक्स पढ़ाता हूँ। तो क्योंकि सिंटेक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि आइसोमेरिज्म ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। वैसे आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और अगर फीडरल्स की बुक उठाएं और बुक उसमें आप लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनेगा, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो नहीं है। क्या सर हमें ये आइसोमेरिज्म में कौन कौन से पढ़ने चाहिए?
स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म पढ़ने चाहिए या स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ने चाहिए? नहीं बेटा, आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सिंटैक्स में नहीं, उस वजह से ये किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं करेंगे, तो ये कहीं से भी आपको स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़नी है। अब यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है वो भी आपको समझाता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी है उनके लिए। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वहाँ पे आप बुक उठा के देखेंगे, वहाँ पे अगर कौन सा कार्बन्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स, कार्बन्स ऑक्सीजन के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इस मेथड में लिखा होता है। तो मीन्स हाइड्रोकार्बन के कार्बन्स एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेट्स जितने भी होंगे। अगर हम बात करें कार्बन्स के साथ CCl4 का, तो सर ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? बेटा ये ऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि सर इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भी तो नहीं है, कार्बन से ओनली, कार्बन के साथ क्लोरीन आ रहा है, तो सर ये इनऑर्गेनिक होनी चाहिए। नहीं बेटा, ये क्या है, इसकी डेरिवेट्स हैं, तो इसलिए आपको ये पढ़नी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आइसोमेरिज्म्स की बात आ गई, तो आइसोमेरिज्म में आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है। ये जो आइसोमेरिज्म्स हैं आपको पढ़ने चाहिए, और टाटोमेरिज्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सर ये जो आइसोमेरिज्म है, आपको ज़ाहिर सी बात है आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ना तो लाजमी होगा, तो फंक्शनल ग्रुप्स आपके पास हैं, उसकी डेफिनेशंस आपके पास है। एक्सप्लेन द आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स है। आइसोमेरिज्म मैंने अभी बताया कि उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जैसे भी, स्केलेटल आइसोमेरिज्म बोलें या चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलें या पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलें, और आपके पास जो है मेटामेरिज्म, ये सारे होंगे, नथिंग एल्स। अब हमारा जो चैप्टर नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में ये थोड़ा बहुत लंबा भी है, और ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे आपके पास ओपन चेन है, क्लोज चेन है, एरोमेटिक्स है, नॉन एरोमेटिक्स हैं, एरोमेटिक्स हैं, नॉन एरोमेटिक्स है, एंटी एरोमेटिक्स वगैरह। आपके पास एरोमेटिक्स एलिफेटिक्स हैं, तो आपको यही पढ़ने चाहिए। एंटी एरोमेटिक्स, नॉन एरोमेटिक्स की कोई भी जिक्र नहीं है, आपके पास एरोमेटिक्स एंड नॉन एरोमेटिक्स है, एलिफेटिक्स एंड एरोमेटिक्स है। अब उसके बाद आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। आप इसको स्टूडेंट्स जितने भी हैं एक गलती कर लेते हैं कि जो ऊपर जो सिलेबस दिया हुआ है, जैसे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप नहीं पढ़ते, ऊपर से जितना लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, बस आप देखना इसमें कोई भी और नहीं है। नहीं बेटा, इसमें नोमेनक्लेचर के साथ इसके केमिकल प्रिपरेशंस भी हैं और उसके केमिकल रिएक्टिविटी भी हैं, ये बात भी आप याद रखना, और इसकी स्ट्रक्चर भी है। अब उसके बाद बेंजीन। बेंजीन में क्या है, बेंजीन की प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशंस और रिएक्शंस, रेजोनेंस मेथड्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ द बेंजीन, ये आपके पास है। अब यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास कौन कौन से हैं। अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में इनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको समझाता है, क्योंकि इसमें 4 पोर्शन में इसको डिवाइड किया। ये जो चैप्टर है इसको 4 पोर्शन में इसने डिवाइड किया। कौन कौन से पोर्शन में? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन। ठीक है। अब अल्केन में इन लोगों ने कुछ रिडक्शंस की है, अल्काइंस, अल्कीन्स, बेंजीन में कोई भी रिडक्शंस नहीं है। कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से रिडक्शंस हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में क्लासीफाई हाइड्रोकार्बन्स एज एलिफेटिक्स एंड एरोमेटिक्स। मैंने पहले बताया था क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक्स, और डिस्क्राइब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन का पोर्शन आ गया, तो अल्केन के पोर्शन में आपके पास पहले क्या होना चाहिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स है। नोमेनक्लेचर के बाद डिफाइन फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, अब बात आ रही है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, अलांगेशन या प्रोपागेशन, लास्ट है टर्मिनेशन। अब ये जो 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, ये 3 स्टेप्स आपको समझने चाहिए। अगर आपको किसी टेक्स्ट से पढ़ा है तो ठीक है, वरना हमारे लेक्चर्स वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसका जो लिंक है मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाकर देख लेना फ्री रेडिकल्स के रिएक्शंस। अब फ्री रेडिकल रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स की बात हो रही है। मैकेनिज्म भी कौन कौन से, मैकेनिज्म में कौन कौन से? अल्केन के अंदर मीथेन एंड ईथेन लाजमी है, मीथेन एंड ईथेन लाजमी है, उसकी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने चाहिए और याद करना चाहिए। अब उसके बाद ये हो गया हमारे पास अल्केन। अब बात समझ में कुछ तो आप लोगों को आया होगा कि अल्केन में सर कुछ टॉपिक्स मिसिंग है। हाँ बेटा, मैं भी समझ गया, अल्केन में कुछ टॉपिक्स मिसिंग है। अल्केन में सिर्फ आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स में ओनली
कौन सा क्लोरीनेशन है, ब्रोमीन रिएक्शन है, नथिंग एल्स। नो को प्रिपरेशन की बात है, प्रिपरेशन पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है एल्केन्स की, और नथिंग एल्स आपको सिर्फ यही एल्केन्स के अंदर पढ़नी चाहिए। और उसके बाद एक्सप्लेन दी आइयूपिक नोमेनक्लेचर ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स की आइयूपिक नोमेनक्लेचर, एक्सप्लेन द शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स, इथीन मॉलिक्यूल्स में कार्बन्स, कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन्स डबल बॉन्ड्स है, मीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स है, उसकी स्ट्रक्चर है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये अल्केन के भी और अल्किन की भी। अल्केन में आप मीथेन एंड इथेन पढ़ लेना, अल्किन में आपके पास इथीन है ओनली वन, आप यही पढ़ लेना। डिस्क्राइब दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मैंने अभी बात किया है कि इसमें हाइब्रिडेशन कौन सी है, स्ट्रक्चर क्या होगा, किस मेथड्स में होगा। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पहले भी पढ़ा होगा, अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले समझना होगा, तो इसके लिए भी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो मैं आपको एक बात पहले और बताऊँ कि हमारे जो वीडियोज़ हैं सिंटैक्स से रिलेटेड हैं, मगर सिंटैक्स में वही हैं जो सारे टेक्स्ट से रिलेटेड करके एक एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म के थ्रू आपको केमिकल रिएक्शंस भी मिलेंगे, और आपको जो है सब एक वेल ट्रेंड के हिसाब से मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्किन्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन्स है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सुइटेबल एग्जांपल्स, द टर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे आइसोमेरिज्म आपको डिफाइन करना है, आइसोमेरिज्म क्या है, किस मेथड्स होती है, क्यों होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आपके कुछ डिफिकल्ट हो गए सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिंटैक्स में तो ओनली स्केलेटल आइसोमेरिज्म, नहीं बेटा स्केलेटल आइसोमेरिज्म नहीं, आपको सारे आइसोमेरिज्म पढ़ने, सवाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म से। एक्सप्लेन दी हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ इथेन है बेटा, यहाँ पे इथेन नहीं है, यहाँ पे इथीन है, ठीक है। आपके सिलेबस का ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इथेन नहीं है, ये इथीन है, डिहाइड्रोजनेशंस एंड डिहाइड्रोहेलोजनेशन से। उसके बाद डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ अल्केन्स बाय फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ इथेन, इथीन की जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस कौन कौन से हैं, यहाँ पे कुछ रिड्यूस किए गया हुआ है, वही हैं जो सिंटैक्स में और टेक्स्ट में सेम है, मगर जो भी सिंटैक्स से हटके हैं वो आपके पास नहीं होंगे। क्यों, यहाँ पे हाइड्रोजनेशंस हमारे पास भी है, हाइड्रोहेलोजिनेशंस हमारे पास भी है, हाइड्रेशंस बिल्कुल सिंटैक्स में भी है, हेलोजिनेशन, हेलो हाइड्रेशन एंड पॉलीमराइजेशन ये सारे हैं। अब कौन सा नहीं है, ओजोनोलाइसिस नहीं है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं है, तो आप वो भी अच्छे तरीके से समझना। उसके बाद अल्काइंस, अल्काइंस में आइयूपिक नेमिंग, अल्केन्स, अल्किन्स, अस्काइन सारे। रिएक्टिविटी ऑफ, रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा है, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, अल्केन, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको समझना चाहिए। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस यूजिंग एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस के हिसाब से जो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस है वो आपको समझना है। डिस्क्राइब द एसिड से कौन का है, टर्मिनल हाइड्रोजन शो होगा तो वो एसिडिटी शो करेगा, अगर टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ पे अल्काइंस एसिडिटी शो नहीं करेगा। ये भी रिएक्शंस सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस जो हैं वो भी आपको समझ जाए, उनके डिफरेंस क्या है उनको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। एडिशन रिएक्शंस क्यों है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों। एडिशन रिएक्शंस इसलिए हैं कि ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, और एडिशंस रिएक्शंस इस वजह से, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो एसिडिटी शो करते हैं किसका, अल्काइंस का। उसके बाद हमारे पास जो है बेंजीन, लास्ट पोर्शंस। बेंजीन आपको कंप्लीट पढ़ना है, अब इसमें ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, नहीं, नथिंग एल्स। आपको कंप्लीट जो बेंजीन स्टार्ट से लेकर, बेंजीन से लेकर लास्ट इसके रिएक्शंस हैं, आपको सारा सब कुछ पढ़ना है, इसमें कोई भी आपकी छोड़ने वाली बात नहीं है। क्यों, इसमें रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस एनर्जी भी है, रिलेटिव स्टेबिलिटी भी है, रिएक्टिविटी कंपैरिजंस विद अल्केन्स, अल्किन्स भी है, और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन्स भी है, केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, मिथाइल बेंजीन बाय नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फीडरक ऑफ अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारे रिएक्शंस, एसाइलेशन भी है, अल्काइलेशन भी सारे। अप्लाई द नॉलेज ऑफ पोजीशंस, पोजीशन में आर्थो, पैरा, मेटा, अगर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है तो दूसरा पोजीशन का दूसरा जो है किस पोजीशन पे आ जाएगा, आर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा, पैरा पे आएगा, किस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझने हैं। तो बेंजीन के सारे लेक्चर्स अब जो है और 3 चैप्टर्स आते हैं, अल्काइल हैलाइड से,
और भी जो हमारे पास अल्कोहल है, फिनोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स है, कीटोन है, ये इसके ऊपर जो वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में इनका जिक्र करेंगे। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स से बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए भी एक वीडियो हम, और सारे ये जो 3 चैप्टर्स रहते हैं इसके ऊपर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। और आपसे लास्ट में सजेशन वही कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको लास्ट मैं ये बात बोलूँ कि आप एक ट्रेंड चलाएं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ट्रेंड ये होनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही सिलेबस होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे जो एजुकेशन निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम ही है, ये पॉलिटिकल सिस्टम पे हमारा एजुकेशन चलता है। अगर कोई पॉलिटिकल सिस्टम्स, जिसका पॉलिटिशियन ऊपर आ जाएगा, वो अपना हिसाब से कंट्री को चलाने की कोशिश करें, एजुकेशन उनके हिसाब से। अब आप सिंध की ले लें तो इसके एजुकेशन निज़ाम कुछ और तरीके से चल रहा है, KP का और है, पंजाब का और है, बलूचिस्तान का कुछ और तरीके से है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जिसकी पॉलिटिक्स में मेजॉरिटी में उनको ही है। तो आप यही कर लें कि स्टूडेंट्स पावर है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप एक ही ट्रेंड चलाएं कि एक सिलेबस ऑल पाकिस्तान के लिए। ये सिंध टेस्ट, पंजाब टेस्ट, KP के टेस्ट, फेडरल टेस्ट, इनसे जान छुड़ाएं। ठीक है, आपके लिए यही सजेशन थी। और कुछ चेंजेस आने चाहिए हमारे एजुकेशन निज़ाम में, मगर वो नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।